गुड मॉर्निंग। जय हिंद। गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके ओके, so how are you? Everything is fine. Today I have uploaded all the notes. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये सारी फैसिलिटी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलती है ना? प्लेटफॉर्म। ओके ओके ओके, एवरीवन इज फाइन, थैंक यू। एंड so without getting delay, let's start today's class, है ना? चलिए। Audio, video, everything is fine. Okay. So today, one of the most important topic we are going to discuss, and that is none other than university wits. And we are going to discuss university wits. So before we discuss, have you ever read about this topic, university wits? पहले कभी पढ़ा है आप लोगों ने इसके बारे में? ओके, सो यूनिवर्सिटी विट्स, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, वेरी गुड। सो अच्छा, लेट मी नो, आई हैव अपलोडेड नोट्स टुडे। आज आपके जो नोट्स थे प्रीवियस, एक कल्चरल स्टडीज का कुछ नोट्स रिमेनिंग था, मुझे ध्यान में नहीं रहा, मैंने अभी अपलोड किया है उसको, है ना? मुझे लगा अपलोड कर दिए हैं, तो उसको भी अपलोड कर दिया है, मैंने चेक किया। ठीक है, और इसके भी नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं। और कल या एक दो दिन में सारे नोट्स अपलोड हो जाएंगे, जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं और कुछ टॉपिक है उनके भी। और है ना, थोड़ा सा हम ब्रीफ करते हुए आपको कवर करवा देंगे, है ना? तो एक दो दिन में सारे नोट्स, ऑल दी नोट्स विल बी अपलोडेड। ठीक है, सभी नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यूनिवर्सिटी विट, देखिए, यूनिवर्सिटी का मतलब है कोई यूनिवर्सिटी रही होगी, है ना, सीधा सा। और विट का मतलब ये है कि बुद्धिमान लोग, इंटेलेक्चुअल, फिलोसोफर, है ना, लर्नर्स, वेल लर्नड, यानी यूनिवर्सिटी विट यानी कोई यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उससे संबंधित जो बुद्धिजीवी है, फिलोसोफर है, इंटेलेक्चुअल है, उनकी बात हो रही है। अब समझ में आया बेसिक? ऐसा है ना, यूनिवर्सिटी विट। तो अब ये क्या है? इज फ्रेज यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी। ये देखिए, लेट 16th सेंचुरी के ग्रुप हैं, इंग्लिश प्ले राइट्स, है ना, एंड पैम्पलेटियर्स who were educated at the universities, कहाँ कहाँ पर? ऑक्सफोर्ड और या कैम्ब्रिज, एंड who became popular writers। एक ही इस बात में आपको सारी बातें मिल गई। यानी यूनिवर्सिटी विद कौन है? ये एक ग्रुप है लेट 16th सेंचुरी का, जो इंग्लिश प्ले राइट है, इंग्लिश ड्रामाटिस्ट है ना, या पेम्पलेटियर्स हैं, जो जिन्होंने एजुकेशन कहाँ से प्राप्त किया है? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में। और बाद में ये क्या बने? बहुत फेमस राइटर्स बन गए, बहुत फेमस ड्रामाटिस्ट बन गए। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स वाज कॉइन्ड बाय जॉर्ज सेंटर्सबरी। ये देखिए, ये जो टर्म कॉइन किया है, जॉर्ज सेंटर्सबरी ने, 19th सेंचुरी जर्नलिस्ट एंड ऑथर, है ना, इन्होंने एनालिसिस किया कि एक ग्रुप है, पर्टिकुलर ग्रुप राइटर्स का है, ये बहुत फेमस राइटर्स है। बाद में एनालिसिस करने पर पाया कि ये या तो ऑक्सफोर्ड में इन्होंने अध्ययन किया था या कैम्ब्रिज में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें कौन कौन है देखिए।
क्रिस्टोफर मार्लो है, रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस नेश है। ये है ना, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेश, इनका ये ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनका ग्रेजुएशन हुआ है। वाइल थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, है ना, इनका जो ग्रेजुएशन हुआ है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। द ग्रुप इंक्लूड, ये ग्रुप में कौन कौन है, यूनिवर्सिटी बिट्स में कौन कौन राइटर्स आते हैं देखिए। जॉन लिली है, जॉर्ज पील है, रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस कीड है। ठीक है, यहां आप देखिए, ये तो है ही, जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन। लेकिन यहाँ एक और नाम आ रहा है, थोड़ा सा हटके है, क्या नाम है, थॉमस कीड। तो थॉमस कीड, दो he is not believed to study in any university, but his style matched with the authors of the university wits। स्टूडेंट क्वेश्चन बन सकता है। जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, इन सब ने जो है ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी की है। लेकिन हम बात करते हैं थॉमस किड की, तो ऐसा माना जाता है कि थॉमस किड ने किसी भी यूनिवर्सिटी में, इन दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं करी है। लेकिन इनकी जो लिखने की स्टाइल है, वो स्टाइल इन यूनिवर्सिटी विट्स या राइटर से मिलती जुलती है। इसलिए इनको भी क्या है, थॉमस किड को भी यूनिवर्सिटी विट में कंसर्न या कंसीडर किया जाता है। समझ में आया नहीं? बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत शानदार फैक्ट मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। थॉमस लॉज, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नेश। ठीक है, तो ये राइटर्स के नाम बिल्कुल आप लोग लिख लेना। जॉन ली, जॉर्ज पी, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस कीड, थॉमस लॉज, क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नेश। रिमेंबर दिस नेम ऑफ द राइटर्स। ये देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी क्या बातें हैं जो यूनिवर्सिटी वीट्स के राइटर्स में एक जैसी है, मिलती जुलती है। ठीक है। So there was a fondness of heroic themes, such as the lives of great figures like Muhammad and Tarbullah। हेरोइक थीम्स यानी ये इन यूनिवर्सिटी विट्स में, यानी ये जो राइटर्स है, यूनिवर्सिटी राइटर्स, इनमें एक प्रकार की एक जिज्ञासा है हेरोइक थीम्स को लेकर के। हेरोइक थीम्स को लेकर के आप कह सकते हैं, यानी ग्रेट फिगर्स, यानी ऐतिहासिक जो महान फिगर्स हैं, जैसे मोहम्मद है ना, टर्बुलेन है, ये उस ये मतलब उस वो वहाँ कम्युनिटी के क्या है, ये हीरो हैं, है ना। आप कह सकते हैं कि बड़े नाम हैं। वो आप जैसे हमारे यहाँ पर पौराणिक ग्रंथों में कृष्ण है, अर्जुन है, भीम है, श्री राम जी हैं। तो ऐसे जो मतलब थीम होती हैं, वैसे ही उनके अपनी कम्युनिटी में जो हेरोइक कुछ एडवेंचरस ऐसे बड़े लोग हुए हैं, ग्रेट जो फिगर्स हैं, उनका ये जिक्र करते हैं यूनिवर्सिटी विट्स में। ठीक है। हेरोइक थीम्स नीडेड हेरोइक ट्रीटमेंट। ठीक है ना, बिल्कुल हेरोइक ट्रीटमेंट चाहिए उसके लिए। The style was also heroic, and the best medium of expression was blank verse। ठीक है, यहाँ पर राइमिंग और इन सब का वो फॉलो नहीं करते हैं। यदि पोएट्री भी है तो ब्लैंक वर्स का यूज किया है। द थीम्स वर यूजुअली ट्रेजिक इन नेचर, है ना। जो थीम्स ली जाती है उसमें ट्रेजिक, अभी जैसे हम लोग, ट्रेजिक का मतलब ये है कि जो हमारे यानी जो वर्क्स के जो मेन कैरेक्टर होते हैं, वो कैरेक्टर क्या होंगे, कहीं ना कहीं उनके साथ में ट्रेजेडी होगी, है ना। उनके साथ में जो अंत होगा वो कहीं ना कहीं ट्रेजेडी वाला होगा, दुखांत होगा। या कहीं ना कहीं वो पीड़ा से गुजरेंगे, कहीं ना कहीं समस्याओं से गुजरेंगे, कोई ना कोई बाधा उनको, ऑब्स्टेकल्स को दिखाया जाएगा, किस तरीके से एक हीरो को या समस्याओं से जूझना पड़ता है, ये सब तो ट्रेजेडी रहेगी। उदाहरण के लिए जैसे क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फास्टस है। तो डॉक्टर फास्टस में आप देखेंगे वो किस तरीके से अंत में जो है अ, अपनी सोल को बेच देता है ना। ये भी हम देखेंगे डॉक्टर फास्टस। बिल्कुल, दुख, ट्रेजेडी मतलब होता है दुख। तो यहाँ दुखद, है ना। तो कहने का ट्रेजिक इन नेचर होता है, यानी ज्यादातर यूनिवर्सिटी विट्स ने जितने भी प्लेज लिखे हैं, अपने वर्क लिखे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको ट्रेजिडी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी विट्स की खासियत है। दे लाइक द ह्यूमर इन ड्रामा। देखिए, डेफिनेटली अब देखिए, अपने ड्रामा में ह्यूमर कहीं ना कहीं कमी है। अब लेक्ड कमी, अब जैसे ट्रेजेडी है, तो ट्रेजेडी क्या ह्यूमर से
है ना। देखिए आप ट्रेजेडी, अगर वो ट्रेजेडी को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो ह्यूमर जाहिर तौर पे कम होगा, है ना। एंड इट्स ऑल इफ सम ह्यूमर वाज ब्रॉड इट वाज इमेच्योर ऑफ कोर्स। ठीक है ना, यदि ह्यूमर को डालने का प्रयास भी किया तो एक बहुत ज्यादा नहीं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। वाइल Marlowe is the most famous dramatist among them. Robert Greene, Thomas Naish were better known for their controversial and argumentative pamphlets, creating an early form of journalism. ये क्या है, ये पैम्पलेट लिखते थे। एक पैम्पलेट लिखने का दौर होता था उस समय। आज का ये जो आज जिस तरीके से जो जर्नलिज्म है, न्यूज़पेपर है, एडवर्टीजमेंट हम लोग देखते हैं, न्यूज़पेपर आज जिस तरीके से जर्नलिज्म होता है, रिपोर्ट राइटिंग हम जिसको कहते हैं, उसी प्रकार की पैम्पलेट होते थे, है ना। बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी होते थे और आर्ग्यूमेंटेटिव भी होते थे। तो रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नेश इसके लिए जाने जाते हैं। मास क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो तो बहुत फेमस ड्रामाटिस्ट रहे हैं, आपको ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग रेखा दी, रेखा देवी जी, गुड मॉर्निंग रेखा जी। बेसिकली फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम विच स्टेट? देखिए, ग्रीन हैज बीन कॉल्ड फर्स्ट नोटोरियस प्रोफेशनल राइटर। ये देखिए, फर्स्ट नोटोरियस प्रोफेशनल राइटर। ओके सी, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट राइटर जो मेन है वो आप, ओके, फरीदाबाद। ठीक है, वाह, नाइस। सो एवरीथिंग इज फाइन, है ना, ठीक है। हाँ, यस यस। ओके सी, जॉन लीली आप देखिए, बड़ा नाम है। 1553 में इनका बर्थ हुआ है, 1606 में इनकी डेथ हुई है। वन मोर थिंग लेट मी टेल यू स्टूडेंट, वी जैसे आई विल अपलोड ऑल दी नोट्स, गो थ्रू दी नोट्स क्विकली, है ना। और एज पॉसिबल एज जितने जो राइटर्स है, जो मेजर पार्ट्स है, वो हमें कवर करूंगा आपके, है ना। और एक जो ठीक है, तो इस, हाँ यस, गुड मॉर्निंग सुनील प्रभा। ओके, सो जॉन लेली के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेटली जॉन लेली क्या है, ये एक यूनिवर्सिटी विट्स में से एक राइटर है, इंग्लिश राइटर है, पोएट है, ड्रामाटिस्ट है, प्ले राइट है, एंड बेस्ट नोन फॉर हिज बुक्स यूफियस, यूफियस द एनाटॉमी ऑफ वेट। ये इनकी बुक है, जरूर याद रखना, यूफियस द एनाटॉमी ऑफ वेट, 1578, एंड यूफियस एंड हिज इंग्लैंड, सीक्वल ऑफ यूपीएस 1580। तो ये यूपीएस के दो पार्ट हैं, ये ध्यान रखना, जॉन लेडी ने लिखे हैं। केंट इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है, और उनके जो फादर थे रजिस्ट्रार फॉर द आर्क बिशप मैथ्यू पार्कर। तो सिंपल है, इनके पिताश्री रजिस्ट्रार थे। तो ये सामान्य जानकारी, एग्जाम में जरूरी नहीं क्या है, लेकिन ये जानना जरूरी हो जाता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। यानी फादर यदि वो रजिस्ट्रार है तो कहीं ना कहीं उनका जो है एक तरीके से बैकग्राउंड ठीक ठाक है, तो उससे हमें समझ में आ सकता है। 1580 के आसपास इन्होंने कॉमेडीज लिखना शुरू किया था। और ये देखिए, इन्होंने, इनके जो प्ले है, लिली, जॉन लिलीज जो प्ले है, इनको क्या है, क्वीन एलिजाबेथ के सामने क्या है, परफॉर्म किया गया था। लिलीज प्लेज वर एक्टेड बिफोर क्वीन एलिजाबेथ बाय चिल्ड्रन ऑफ द चैपल एंड बाय चिल्ड्रन ऑफ पॉल एट ब्लैक पियर्स थिएटर। इस थिएटर में क्या है, इनके जो प्लेज है वो परफॉर्म किए गए थे क्वीन एलिजाबेथ के सामने। और ये चिल्ड्रन ऑफ द चैपल, ये चिल्ड्रन ऑफ पॉल, ये क्या है, ग्रुप है ना, ये ग्रुप है। ओके ओके ओके, इट्स फाइन, है ना, जस्ट आस्क्ड, है ना, थैंक यू। ठीक है, तो ये ग्रुप है, जॉन लिली के ये जो प्लेज है ये परफॉर्म किए गए थे, आपको ध्यान रखना, ब्लैक पियर्स थिएटर में, ब्लैक फ्रायर्स।
इन 1583 ही गेन्ड कंट्रोल ऑफ द फर्स्ट ब्लैक फ्रायर्स थिएटर, है ना, बाद में इसके नियंत्रक बन गए, यानी कंट्रोल ले लिया इन्होंने इस थिएटर का। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, थिएटर जो आज जो सिनेमा है ना, आज जो आपको सिनेमा दिखाई देता है वही उस समय थिएटर हुआ करते थे। आज भी थिएटर अवेलेबल है ना। उस समय टेलीविजन या फिल्म इस तरीके से नहीं था, बाद में आया। इन 1632 ब्लाउंट पब्लिश्ड 6 कोर्ट कॉमेडीज, ठीक है, the first printed collection of Lily's play, which included the following plays and presented by the children of Paul, ठीक है। तो इन्होंने लिखा इन्होंने था ये लिलीज के जो प्ले इन्होंने पब्लिश किया है, 6 कोर्ट कॉमेडीज, है ना, और ये इस ग्रुप के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। कौन कौन से प्लेस है लिली के, अब देखिए। एंडीमियन, पहला है एंडीमियन। दूसरा आप देखिए कैंपस, कैंपस 1584, सोफो एंड पाहो, गैलेथियो, मिडास एंड मदर बॉम्बी, ठीक है, मदर बॉम्बी। तो ये जो है लिली के प्लेस है जिनको पब्लिश किया गया था। कितने प्लेस है ये आपके, देखिए 6 है। किसने ये किया था, ब्लाउंट पब्लिश्ड, है ना, ब्लाउंट, ठीक है। और कुछ वर्ग देखिए तो यूफियस द एनाटॉमी ऑफ वीट। Euphues is a Greek word that means graceful and witty or well-bred. Lily adopted this name from Roger Ascham's The Schoolmaster। ये अभी हमने पढ़ा था, रोजर एशम का ये स्कूल मास्टर जो वर्क है वहां से इन्होंने अडॉप्ट किया है। The title of this novel gave rise to the term Euphuism, है ना। इस टर्म को बढ़ावा मिला इस वर्क से। उसका अर्थ क्या होता है, ग्रेसफुल एंड विटी, बुद्धिमान, ठीक है ना। The play is about the young gentleman Euphues of Athens, है ना, यूफियस ऑफ एथेंस के बारे में प्ले। नेक्स्ट है इनका यूफियस एंड हीज इंग्लैंड 1580, ये इनका सीक्वल है, ठीक है। कंटेंट द वॉयज एंड एडवेंचर, यात्रा, एक साहसिक यात्रा का वर्णन करता है। सेफो एंड पाहो, इट इज अ कॉमेडी बाय लिली। ये देखिए प्रश्न बिल्कुल बन सकता है, ये आपको 3-4 दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें से कॉमेडी कौन है। तो ये क्या है, सेफो एंड पाहो, ये क्या है, ये कॉमेडी है। एंडीमियन, एंडीमियन द मैन इन द मून क्या है, इट इज अ प्ले, प्ले है ये। एंडीमियन इज इन लव विद गॉडेस ऑफ द मून, ये देखिए, ये है ना किसके प्रेम में है, विद द गॉडेस ऑफ द मून सिंथिया। ये देखिए चंद्रमा की जो गॉडेस है, देवी है, सिंथिया के साथ में कौन प्रेम में है, एंडीमियन, ये ध्यान रखना। They never got married because Cynthia was goddess, ठीक है। They never got married because Cynthia was goddess, ठीक है। तो ये एंडीमियन है, बहुत महत्वपूर्ण जॉन लिली का वर्क है, ध्यान रखना। The play provides a vivid examples of the cult of flattery in the royal court of Elizabeth, ठीक है। एंडीमियन इज आल्सो, देखिए एक यहाँ पर एक नोट बहुत महत्वपूर्ण है, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, ध्यान रखिए। एंडीमियन इज आल्सो रिटन बाय कीट्स, ये ध्यान रखना है। एंडीमियन जो है कीट्स के द्वारा भी लिखा गया है, और उनकी जो पहली लाइन है एंडीमियन की, वो देखिए क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जॉन कीट्स, है ना, जॉन कीट्स की ये लाइनें हैं, आपको ध्यान में रखना है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। Endymion was a handsome young shepherd prince loved by the moon goddess Serens। ये देखिए यहाँ पर, तो ये क्या है, शेफर्ड है ना, आप चरवाहा आप कह सकते हैं। एंडीमियन वाज a young shepherd prince, ठीक है, loved by the moon goddess Selen। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर कौन है, सिलन है, और वहां पर कौन था, आप देखिए सिंथिया, ठीक है। तो नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो ये जॉन लिली के बारे में है, एंडीमियन और यूपीएस को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो यूनिवर्सिटी विट्स के अगले जो बड़े राइटर है वो है क्रिस्टोफर मार्लो। 1564 में इनका जन्म हुआ है, 1593 में इनकी डेथ हुई है, ध्यान रखना है। तो अब देखिए, मार्लो वाज बोर्न इन कैंटरबरी, ये देखिए स्थान है पर्टिकुलर, और कैंटरबरी आप जानते हैं, कैंटरबरी इट इज अ प्लेस। Marlowe was born in Canterbury only a few months before
शेक्सपियर। ये देखिए, इसलिए कई बार एक कंट्रोवर्सी चलती है कि जो मार्लो है वही शेक्सपियर है, जो शेक्सपियर है वही मार्लो है ना, क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है। यानी ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं और बाद में कंट्रोवर्सी हुई तो वो विलियम शेक्सपियर के नाम से लिखने लगे, ऐसा भी मानते हैं। हालांकि ये है अभी तक जो है कि ये दोनों ही अलग है, इस तरीके से ध्यान रखना। तो क्रिस्टोफर मार्लो वाज बोर्न इन कैंटरबरी ओनली अ फ्यू मंथ्स बिफोर शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर का जन्म हो उसके थोड़े महीने, कुछ महीने पहले इनका जन्म हुआ था। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो का बड़ा नाम है, ध्यान रखना। तो ही इज कंसिडर्ड एज शेक्सपियर्स मास्टर इन, ये देखिए, शेक्सपियर्स मास्टर इन ट्रेजेडी। ठीक है। ही वाज द सन ऑफ पुअर शो मेकर, है ना, शू मेकर जॉन मार्लो, है ना। ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज, ये देखिए कहाँ अध्ययन किया क्रिस्टोफर मार्लो ने, स्टडीड एट कैम्ब्रिज। ठीक है। Ah, yes, yes. Actually, I spent there when I used to preparing for UPSC. I have I have had coaching from Delhi also, and UPSC coaching, Drashti IAS, Chanakya IAS, ALS, and 2 3 coachings. And basically, I have done coaching from Delhi, Chanakya IAS and Drashti. I have studied from Vikas Devikirti sir. So yeah, definitely. And very soon, I'm going to come in Delhi. I have to bring some books from there of English literature and for my PhD purpose. So I am definitely, whenever I will visit, I will remember. Okay, fine. Thank you. Okay, great. Okay, see. Actually, due to some weather, very cold season has been started, and in this season, sometime I face problem. Okay. So in 1587, at the age of 23, yes, yes, in 1587, at the age of 23, he produced a taboo line. ये देखिए, तो क्रिस्टोफर मार्लो ने क्या है, एट द एज ऑफ मात्र 20 है ना, ये टेम्ब्यूर लाइन इन्होंने एक वर्क लिख दिया। ठीक है। He wrote only tragedies during 5 years of his writing career. क्या लिखा है इन्होंने, केवल ट्रेजेडीज लिखी है। ट्रेजेडीज में आप देखेंगे इनके जो हीरो या हीरोइन है, जो मेजर कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं अंत में परेशान होते हैं, है ना, और उनका दुखांत अंत होता है। Marlowe's first plays was performed on the regular stage in London in 1587 was Tamburlaine the Great। ना ये जो वर्क है ये पहली बार इनका परफॉर्म हुआ था अबाउट कनक्वेरर। ठीक है। टेम्बुलाइन हु राइजेस फ्रॉम शेफर्ड टू वार लॉर्ड, है ना, ये देखिए, यानी एक शेफर्ड से वो क्या बन गए, वार लॉर्ड, यानी युद्ध के भगवान बन गए। तो इस तरीके से इसी को हेरोइक थीम्स कहते हैं, यानी मतलब बिल्कुल वो ऊपर उठना। ठीक है। Tamburlaine was a great success and it was followed by Tamburlaine Part Second, published in 1590। ठीक है। तो ये बाद में इसका पार्ट सेकंड भी आया है। All Marlowe's other works were published posthumously। सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी राइटर है, अधिकांश राइटर आप देखिए, मार्लो के जो वर्क हैं, है ना, जो पब्लिश हुए हैं, ज्यादातर उनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुए हैं। यानी जीते जी इनको बहुत सारी सराहना नहीं मिली या पब्लिश नहीं हुए इनके वर्क। तो ज्यादातर राइटर के बारे में हम यही देख रहे हैं। ठीक है। बेन जॉनसन कॉइन्ड द फ्रेज मार्लोस माइटी लाइन्स, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। ये बेन जॉनसन है ना, बेन जॉनसन ने ये लाइन मार्लोस माइटी लाइन्स, इसका मतलब है मार्लोस ब्लैंक वर्स विद इट्स न्यू विगर, फोर्स एंड फायर टू सूट हिज हेरोइक थीम्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब है मार्लो ने जो कुछ भी लिखा है वो ब्लैंक वर्स में लिखा है, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी लिखा है ना। तो उसको उन्होंने जो है बहुत ही एक तरीके से ऊर्जावान तरीके से
तो माइटी लाइन्स यानी साहसिक लाइन्स, बहुत ही परिपक्व लाइनें। ठीक है। इनकी पंक्तियों के बारे में लिखा है, इनका लेखन शैली के बारे में बेन जॉनसन ने ये फ्रेज ईजाद की है। ऑल मार्लोस ट्रेजेडीज आर वन मैन ट्रेजेडी। ये देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, सारी ट्रेजेडी क्या है, वन मैन ट्रेजेडी है। टेम्पो लाइन में भी टेम्पो लाइन, डॉक्टर फॉस्टर्स नाम देखेंगे तो उसमें भी जो एक ही डॉक्टर है ना। यस। Sorry, friends, actually facing some problem. I'm not feeling well for last 2 3 days, but actually, our course is behind, so that is why I'm taking classes. Okay, I'm doing PhD from Vikram University, Ujjain. Vikram University, Ujjain, very famous university, Sri Mahakal Lok. And I'm from, Ujjain is famous for Sri Mahakal Lok. So you can visit for Mahakal Darshan. And when you visit, inform me. Okay, it's okay. Fine. So all Malos tragedies are one main tragedy, यानी इसमें जो कैरेक्टर है वो एक ही कैरेक्टर को लेकर के ज्यादातर जो है ट्रेजेडीज होती है। इन द प्ले एज यू लाइक इट, शेक्सपियर पेड ट्रिब्यूट टू मार्लो। ये देखिए, इन द प्ले एज यू लाइक इट, शेक्सपियर पेड ट्रिब्यूट टू मार्लो बाय सेइंग हिम डेड शेफर्ड, है ना। तो इन्होंने डेड शेफर्ड के रूप में इन्होंने एज यू लाइक इट, ये प्ले है विलियम शेक्सपियर का, एज यू लाइक इट, और इसमें इन्होंने डेड शेफर्ड कहा है मार्लो को। जॉर्ज एपिल रिमेम्बर्ड मार्लो एज मार्ले द म्यूजेस डार्लिंग, है ना। म्यूजेस ये भी क्या है, देवी देवता, म्यूजेस डार्लिंग। ठीक है। यस। ओके, फाइन फाइन, मार्ले द म्यूजेस डार्लिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। He introduced an important element in internal struggle into English. Internal struggle into English. इंग्लिश इंटरनल स्ट्रगल, ये सारे जो कैरेक्टर है कहीं ना कहीं इंटरनली स्ट्रगल करते हुए दिखाए जाएंगे। ठीक है, वर्क्स ऑफ मार्लो, Tabuline the Great है और Jew of Malta है ना। It is a play in two parts based on the life of Central Asian Emperor Timur है ना। ये देखिए, सेंट्रल एशियन एम्परर तैमूर के बारे में है। इसके एक और ज्यू ऑफ माल्टा है, वो कहीं मिसिंग है, इसमें देख लेंगे। डॉक्टर फॉस्टर्स 1592 में आया है, इसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको। डॉक्टर फॉस्टर्स इज डॉक्टर जॉन जॉर्ज फॉस्ट। ये देखिए, पूरा नाम क्या है, डॉक्टर जोहान जॉर्ज फॉस्टर, है ना। ये जरूर नाम याद रखना, है ना। डॉक्टर फॉस्टर्स, a German alchemist, astrologer and magician in real life. रियल लाइफ इंसिडेंट है डॉक्टर फॉस्टर्स का, ये ध्यान रखना है। डॉक्टर फॉस्टर्स क्या है, इज डॉक्टर जॉन जॉर्ज फॉस्ट, जर्मन अल्केमिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मैजिशियन इन रियल लाइफ, है ना। तो ये ध्यान रखना है, जादूगर भी है ये, एस्ट्रोलॉजर भी है। पूरा टाइटल क्या है डॉक्टर फॉस्टर्स का, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। इस प्ले का प्ले है, पहली बात तो डॉक्टर फॉस्टर क्या है, प्ले है, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, ये पूरा क्या है, इसका फुल टाइटल है। Its first performance was in 1592 but was published in 1609। ये देखिए, 92 में पहला परफॉर्मेंस है लेकिन 1609 में ये पब्लिश हुआ है। इट इज रिटन इन 5 एक्ट में ये लिखा गया है। डॉक्टर फॉस्टर्स क्या है, इज अ टैलेंटेड जर्मन, ये कैरेक्टर ही है ये डॉक्टर फॉस्टर्स। डॉक्टर फॉस्टर्स इज अ टैलेंटेड जर्मन स्कॉलर है, who was born of ordinary parents in Rhodes and, है ना, जर्मनी में ये बहुत ही ऑर्डिनरी पेरेंट्स के हैं कि जन्म होता है। इन द प्रोलॉग द कोरस इंट्रोड्यूसेस द स्टोरी ऑफ डॉक्टर। ये देखिए, अब यानी कि प्ले हो रहा है,
प्ले बिगिन हो रहा है। तो प्ले की क्या खासियत होती है? कोरस, जैसे हमने मूवी देखते हैं हम लोग, तो क्या होता है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, कोई गाना बज रहा है ना, बड़े धूम धड़ाके से कोई भी मूवी का प्रेजेंटेशन होता है। No, it depends upon different stream and subject. No, it is a government university, but there is a different. It depends upon fees, depends upon different stream and subject है ना, अलग अलग सब्जेक्ट और उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, यू कैन सेंड मी मैसेज, आई विल आंसर यू। ओके पूजा, ठीक है। तो इन द प्रोलॉग द कोरस इंट्रोड्यूसेस द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। तो इसमें क्या है, कोरस है, जैसे मूवी शुरू होती है आपने देखा होगा या, है ना। तो पहले तो क्या है, इंट्रोडक्शन होता है, उसमें कोरस में डॉक्टर कोरस इंट्रोड्यूस स्टोरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, बेसिक रूप से डॉक्टर फॉस्टस की स्टोरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। आपने आजकल देखा होगा साउथ की मूवी में, तो साउथ की मूवी जैसे स्टार्ट होती है तो बीच का कोई बेहतरीन क्लाइमेक्स वाला सीन दिखाया जाता है ना, बेहतरीन। आपने 1 से 1.5 मिनट का बेहतरीन क्लाइमेक्स वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें हीरोइन या हीरो बहुत प्रताड़ित हो रहे, परेशान हो रहे हैं, जैसा भी है। और फिर उसके बाद में बैकग्राउंड में फिर स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, शुरू से नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। इस तरीके से डॉक्टर फॉस्टर्स अब क्या है, ये बहुत ही ड्रीम, मतलब बड़े सपने देखते हैं। ये क्या करते हैं, इज कंपेयर्ड टू ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर नेम्ड, है ना, इकारस। ये देखिए, डॉक्टर फॉस्टर्स का ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, ग्रीक पौराणिक जो उनका कैरेक्टर है इकारस, इनसे तुलना की गई है इन द प्रोलॉग। वैगनर इज द सर्वेंट ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। ये देखिए, वैगनर के इनके सर्वेंट हैं। बिफोर ही टर्न टू मैजिक, he was considered to study logic, medicine, law and religion, theology। ठीक है, वो मैजिक पढ़ने से, मतलब मैजिशियन यानी जादूगर बनने से पहले वो क्या बनते हैं, बिफोर ही टर्न टू मैजिक ही वाज कंसिडर्ड टू स्टडी, यानी वो लॉजिक उन्होंने पढ़ा, लॉजिक का यानी मेडिसिन की पढ़ाई करी, लॉ की पढ़ाई करी और रिलीजन की पढ़ाई करी, यानी थियोलॉजी उसको कहते हैं। तो ये सब का भी अध्ययन डॉक्टर फॉस्टस ने किया है, और ये क्या, जर्मन स्कॉलर है। He learned everything he could learn. All of these things left him unsatisfied. So now he turned to magic. यानी ये जो लॉजिक सीखा इन्होंने, मेडिसिन सीखा इन्होंने, लॉ सीखा इन्होंने, रिलीजन सीखा इन्होंने, मतलब बहुत सारी बातें जानी, लेकिन ये सारी चीजें इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाई। बहुत इंटेलिजेंट है, ये सारी चीजें इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाई। तो फिर ये क्या है, ये मैजिक की तरफ मूव करते हैं, यानी जादूगर बन जाते हैं एक तरीके से, मैजिक की तरफ। अ गुड एंड बैड एंजल। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा प्ले है, उस प्ले को मैं बहुत ब्रीफ करना, देखिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंसाइज एनी प्ले या नॉवेल, यानी कोई प्ले है या नॉवेल है, उसको बहुत कंसाइज वे में आपके बीच में रखना बहुत बड़ी बात होती है। अब यहाँ पर क्या है, डॉक्टर फॉस्टर्स क्या है, पूरी दुनिया की यात्रा करना चाहते हैं, बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं, है ना। और एक तरीके से इस तरीके से सपना देखते हैं, भगवान के आह्वान, भगवान आह्वान करते हैं। इसी बीच में क्या होता है, यानी वो जादूगर तो है, एक तरफ एक गुड एविल आती है और एक बीट एंजल आती है ना, एंजल परियां आती है ना, एक गुड है एक बैड है, दोनों पहुंचती है। देखना, ये जो प्ले है ना, ये हमारी जिंदगी में भी एक मैसेज लेकर आएगा, हमें एक मैसेज देगा। हमें हमारे पास में हमेशा, रोज, या हमारे पास में हमेशा अच्छा और बुरा निर्णय करने के रोज ऑप्शन मिलते हैं। हम क्या निर्णय करते हैं, उससे हमारी जिंदगी बनती है, हमारे निर्णय के ऊपर हमारी जिंदगी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर गुड और बैड एंजल डेली हम सभी के जीवन में आते रहती है। तो गुड और बैड एंजल आती है, देखिए, गुड एंड बैड एंजल अराइव representing Foster's choice between Christian conscience and a path to damnation respectively। है ना, यानी ये गुड और बैड एंजल का यहाँ पर जिक्र किया गया है,
जिसमें एक तरफ तो क्रिश्चियन कंसियंस है, यानी वो जो धर्म है उसको ना छोड़े, दूसरी तरफ क्या है वो एक ऐसा रास्ता एक दूसरा रास्ता यानी धर्म से बाहर का रास्ता अपनाए। यानी यहाँ हम देखें कि एक तो स्वर्ग का रास्ता है, यानी धार्मिक रास्ते पर चलते हैं, ईश्वर के मार्ग पे चलते हैं तो उनको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन वो मतलब क्या है, दूसरे रास्ते पर चलते हैं तो हेल यानी नरक का भी अनुभव उन्हें हो सकता है। तो यहाँ पर वाइल द फार्मर advises him, farmer है ना, advises him to leave off the pursuit of magic, the latter tempts him for this। शुरुआत में क्या है, उनको सलाह दी गई कि आप ये जो मैजिक वगैरह है इसको छोड़ दीजिए, लेकिन बाद में यही चीजें उसको आकर्षित करती हैं। From two fellow scholars, Veldus and Cornelius, Faustus learns the fundamentals of black arts। ये देखिए इसके जो है ना, यानी ब्लैक आर्ट या मैजिक की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके जो फ्रेंड हैं वेल्डर्स एंड कार्नेलियस, इससे क्या सीखते हैं ये, ब्लैक आर्ट सीखते हैं। ब्लैक आर्ट काला जादू है ना, काला जादू सीखते हैं। अब क्या होता है इसमें, फॉस्टस समन्स मेफिस्टोफिलस, ये कैरेक्टर ध्यान रखना, एंड आस्क हिम टू अपीयर इन द शेप ऑफ फ्रांसिकन फ्रायर। ठीक है, तो चूंकि ये ब्लैक आर्ट जानते हैं तो मेफिस्टोफिलस को ये समन करते हैं, बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आप जो है फ्रांसिकन फ्रायर के रूप में के शेप में आप आकर अपने सामने आइए, मेरे सामने। किस रूप में, फ्रांसिकन फ्रायर के रूप में। फॉस्टर सेल तो यहाँ पर क्या है, एवरी ही बीम, ये यहाँ पर देखिए, फॉस्टर सेल्स हिज सोल इन एक्सचेंज ऑफ 24 इयर्स ऑफ पावर। ये देखिए, with Mephistopheles as servant to his every whim। एक सेकंड है ना, यहाँ पर मुझे वो मिल रहा है, मैं आपको बता दूं फिर। हाँ ये देखिए लूसीफर, यहाँ पर देख लेते हैं, मैं आपको फिर कनेक्ट करूंगा स्टोरी से। ये देखिए क्या है, द रूलर ऑफ हेल। ठीक है, द रूलर ऑफ हेल, लूसीफर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो देखिए क्या होता है कि जो मेफिस्टोफिलस है, मेफिस्टोफिलस, ये जो लूसीफर, लूसीफर जो हेल के राजा हैं, लूसीफर है ना, उनके महत्वपूर्ण मंत्री कह लो, उनके आर्मी कह लो, उनके सेना के जवान कह लो, जैसा भी महत्वपूर्ण है ये, यानी जो नर्क के राजा है लूसीफर, उनके ये महत्वपूर्ण एक तरीके से दूत हैं। तो फास्टस इतने पावरफुल है, वो कहते हैं कि मुझे दुनिया के सबसे मुझे बहुत पावरफुल व्यक्ति बनना है, मैं जैसा चाहूं जो करूं, है ना, वो मुझे चाहिए। तो मेफिस्टोफिलस कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है ना, मैं मेरे जो प्रभु है या उनके जो है मतलब मुखिया है, हेड है, कौन है, लूसीफर, उनसे पूछ के बताता हूँ। तो मेफिस्टोफिलस से कहते हैं कि ठीक है, हम आपको बहुत पावरफुल बना देंगे, बहुत ताकतवर बना देंगे, है ना, 24 ईयर्स तक आप बहुत ताकतवर बने रहेंगे, लेकिन उसके बदले में बाद में आपको क्या है, आपकी जो सोल है ना, वो हमें बेचना होगा, यानी आपको नरक में आपकी सोल को आना पड़ेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर जो है क्रिस्टोफर मार्लो के पास में अगेन गुड इविल, गुड एंजल और बैड एंजल, देखिए रास्ता चॉइस उसके हाथ में है। गुड एंजल कहती है कि सही रास्ते पर चलिए, आपको स्वर्ग मिलेगा, हेवन मिलेगा। मेफिस्टोफिलस कहता है कि आप हमारे साथ आइए, आपको 24 इयर्स तक आपको जो भी आनंद चाहिए, आपको पैसा, धन, दौलत, आपको जो ऐशो आराम चाहिए, है ना, मद मदिरा, जो भी आपको चाहिए, आपको वो हर फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे। आप 24 इयर्स तक बहुत पावरफुल बने रहेंगे, आपको जहां मन जाता है आप वहां उड़ के जा सकते हैं, जहां आपको जो चीज चाहिए वो आपको मिल जाएगी 24 इयर्स तक। लेकिन 24 ईयर के बाद में आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, आपकी सोल को हम ले जाएंगे नरक में। एक दूसरी तरफ बेड एंजल फिर ये लग जाती है, दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए गुड एंजल कहती है कि भगवान का रास्ता बने। तो यहाँ पर जो है फाइनली क्या है, जो फॉस्टस है वो सोचता है कि 24 इयर्स बहुत होते हैं, है ना, ऐसे भी तो जिंदगी में आए तो मरना है, तो इससे अच्छा है कि ऐशो आराम करके मरते हैं। तो वो जो है गुड एंजल की बात न मानते हुए वो क्या है,
वो अपनी सोल को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना? कब? किसके बदले में? अपनी सोल के बदले में। और सोल कब ली जाएगी उससे? उनकी सोल को कब ले जाया जाएगा? 24 ईयर्स के बाद में। और 24 ईयर्स तक यहाँ पर जो डॉक्टर फास्टस है वो बहुत पावरफुल बने रहेंगे, ठीक है? और उनके साथ में उनका सर्वेंट के रूप में कौन रहेगा? मेफिस्टोफिलस रहेगा, इज सर्वेंट टू हिम एवरी वीक। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो ये बड़ी कहानी है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए डील, तो मेफिस्टोफिलस कहता है कि ऐसे नहीं, आपको डील करना पड़ेगी, आपको अपने आपके खून से, ब्लड से डील करना पड़ेगी। तो फोस्टस ये डील साइन करते हैं। क्या डील साइन कर रहे हैं? कि 24 ईयर्स तक वो बहुत पावरफुल बने रहेंगे, 24 ईयर्स के बाद में आप मेरी सोल को ले जा सकते हैं। तो फोस्टस साइंस द डील राइटिंग विद हिज ओन ब्लड, अपने खुद के ब्लड से ये साइन करते हैं। द वर्ड होमोफ्यूज यानी फ्लाईमैन appears on his arm and Faustus is seized by his fear। ये देखिए, तो Faustus signs the deal writing with his own blood। The word homofuge word, flyman। अचानक मतलब जैसे ही वो अपने ब्लड से साइन करने के लिए जाते हैं डील के ऊपर, तो अचानक ये जो होम्योफ्यूज, इसका मतलब होता है फ्लाईमैन, ये वर्ड उसकी आंखों के सामने दोहराने लगते हैं, इधर उधर उड़ने लगते हैं। होमोफ्यूज होमोफ्यूज, फ्लाईमैन फ्लाईमैन, ऐसा appears on his arm, है ना, appears on his arm and Faustus is seized by his fear। अचानक फिर ये क्या हो रहा है? उसको डर भी लगता है कि मैं जो साइन कर रहा हूँ, जो डील कर रहा हूँ, वो सही है या गलत है, ठीक है? तो सीज्ड हो जाते हैं। मेफिस्टोफिलस कहते हैं डरो मत, आपको कितना आनंद मिलेगा, आपको सारी चीजें मिलेगी, आपके सारे सपने पूरे होंगे, डरो मत, आप तो साइन करिए, है ना? थोड़ी देर के लिए वो सीज्ड हो जाते हैं, डर लगता है उनके अंदर, लेकिन अंततः वो साइन करते हैं। देखिए, द गुड एंजल अगेन टेल्स हिम टू रिपेंट व्हाइल द, है ना, वो गुड एंजल अभी भी कह रही है डॉक्टर फास्टस गलती मत करो, अभी भी पीछे मुड़ जाओ, अभी भी है समय आपके पास में। व्हाइल द इविल एंजल यानी जो वो बैड एंजल है tells him to stick to his wicked ways। ये देखिए, to his wicked ways। और एविल एंजल क्या कहती है ना, थोड़ा सा स्टिक बनिए, कठोर बनिए, आपने जो रास्ता सोचा है उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। लूसीफर क्या है? द रूलर ऑफ हेल promises डॉक्टर फास्टस टू शो हिम हेल, ठीक है? तो लूसीफर जो है यहाँ पर प्रॉमिस भी करता है कि मैं आपको जो है हेल के दर्शन कराऊंगा। यहाँ पर देखिए, मेफिस्टोफिलस रिप्लाइज ऑल क्वेश्चंस ऑफ डॉक्टर फास्टस। अब इसी बीच में क्या होता है, डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफिलस से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछता है, तो मेफिस्टोफिलस सारे क्वेश्चन के जवाब दे देता है ना, वो सब जानते हैं। लेकिन एक्सेप्ट एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था डॉक्टर फास्टस ने, किससे? मेफिस्टोफिलस से। क्या क्वेश्चन पूछा था? हु मेड द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन। एक्सेप्ट दिस, मेफिस्टोफिलस ने सारे क्वेश्चन के जवाब दिए, लेकिन एक क्वेश्चन का जवाब मेफिस्टोफिलस ने नहीं दिया, और वो क्वेश्चन क्या था? हु मेड द वर्ल्ड, दुनिया किसने बनाई? बिकॉज ही सेज दैट द आंसर टू हिज क्वेश्चन इज अगेंस्ट आवर किंगडम। इस दुनिया को किसने बनाया है? डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफिलिस से पूछते हैं कि हु मेड दिस वर्ल्ड। मेफिस्टोफिलिस इसका जवाब नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है ना, ये हमारे किंगडम के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि मेफिस्टोफिलस नर्क में है ना, और ये दुनिया बनाई है ईश्वर ने, भगवान ने, और वो भगवान का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये नर्क के यानी हेल के किंगडम के अगेंस्ट है। तो मेफिस्टोफिलिस इसका जवाब नहीं देते हैं, ध्यान रखना। Faustus explored the heavens and the earth from a chariot drawn by dragons and is now flying to Rome, where the feast honoring Saint Peter is about to be celebrated। देखिए, फाइनली वो साइन कर देते हैं, है ना? अब वो क्या है ना, फास्टस एक्सप्लोर्ड द हेवंस एंड द अर्थ, ठीक है? वो सब तो हेवंस अर्थ सब तो घूम रहे हैं, फ्रॉम चैरियट ड्रॉन बाय ड्रैगन्स एंड इज नाउ, अब वो क्या है, रोम के ऊपर से उड़ रहे हैं, है ना, रोम के ऊपर से उड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सुपर पावर बन चुके हैं।
अब 24 ईयर्स तक वो घूमते रहेंगे, अपने ऐशो आराम करते रहेंगे, उनको जो चीज चाहिए वो मिलती रहेगी। वेयर द फीस्ट ऑनरिंग, है ना, रोम में क्या हो रहा है, सेंट पीटर जो है उनकी क्या है, एक तरीके से उनका सेलिब्रेशन किया जा रहा है ना। ये ध्यान रखना है, कहाँ पर, रोम में। ये जर्मनी है, जर्मनी से अब कहाँ पहुंच गए हैं, रोम में पहुंच गए हैं। एन ओल्ड मैन अर्जेस फास्टर्स, एक बूढ़ा व्यक्ति इनसे आग्रह करता है टू रिपेंट बट ही ड्राइव्स हिम अवे। अगेन यहीं यहाँ पर फिर से कहते हैं कि डॉक्टर फास्टस, लौट जाइए, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप बुराई के रास्ते पर जा रहे हैं। अभी भी रिपेंट कर लीजिए, लौट जाइए, है ना। लेकिन वो आगे बढ़ जाते हैं, ही ड्राइव्स हिम अवे। स्टूडेंट, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, बहुत सारी बैड एंड गुड ऐसे डिसीजन हमें लेना पड़ता है, और हमारा दिल दिमाग जानता है कि ये जो मैं काम कर रही हूँ, कर रहा हूँ, गलत है। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि गलत चीजें बहुत ज्यादा आकर्षित करती है, बहुत अच्छी लगती है ना, कई बार। तो इसलिए लोग, हालांकि अच्छी चीजों में जो अद्भुत आनंद होता है, जो दूरगामी, जो दीर्घकालीन आनंद होता है, वो अच्छी चीजों में ही होता है, बुरी में नहीं। ऑन द फाइनल नाइट, ये देखिए अब 24 ईयर्स हो चुके हैं, है ना। ऐसे ही बहुत सारा घटनाक्रम घटता है, कभी गुड एंजल आती है, कभी ओल्ड मैन आता है, इस तरीके से उसको बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ता जाता है, और बहुत सारे, कहीं पर वो डांस कर रहा है, कहीं पर पार्टी में जा रहा है, ये सारी चीजें होगी। प्ले है, बड़ा है। अब फाइनल नाइट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ डेट, ये देखिए डील, यानी 24 साल अब पूरे हो चुके हैं, अब डील एक्सपायर होने वाली है, अब लास्ट रात है, डील एक्सपायर होने से पहले। Faustus is overcome by fear and remorse. Faustus is overcome by, and at midnight a host of devils appears. ये देखिए devils यानी जो शैतान की जो, ठीक है, and carry his soul of to hell. अब फाइनल रात को, अंतिम रात को, वो महसूस करता है 24 साल तक उसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन जिंदगी जी, ऐशो आराम किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी क्या है, उसको संतुष्टि पूरी तरीके से नहीं होती है। लेकिन चूंकि अब डील समाप्त हो रही है, ठीक है, अब डील समाप्त हो रही है, तो क्या है, फाइनली वो अब डर से बाहर आते हैं, ठीक है, अब जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। और क्या है, रात में क्या है, मध्य रात्रि में क्या है, होस्ट ऑफ डेविल्स आते हैं, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे किसी की मृत्यु होती है, तो जो नर्क के देवी देवता, नर्क के जो है, नर्क में ले जाया जाता है, यमराज के जो दूत आते हैं, ऐसा। तो होस्ट ऑफ डेविल्स अपीयर एंड कैरी हिज सोल ऑफ टू हेल। अब उसकी सोल को कहाँ ले जाते हैं, वो फाइनली हेल में ले जाते हैं। डील क्या हो गई है, एक्सपायर हो गई है ना, 24 ईयर्स के बाद में। कहने का मतलब है कि उसको जो है बुराई में क्या है, अब ये एक तरीके से ये ट्रेजडी है ना, अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने डील ऐसी करी है, उसको अब हेल नर्क में ही जाना है। तो यहाँ पर क्या है, नेक्रोमेंसी एक वर्ड है, मींस द स्टडी ऑफ डील एंड डेड सोल्स। द स्टडी ऑफ, ये एक वर्ड है नेक्रोमेंसी, द स्टडी ऑफ डेड सोल्स। अ 20th सेंचुरी थिएटर डायरेक्टर जेर्जी ग्रोटवस्की, ये देखिए, प्रोड्यूस्ड डॉक्टर फॉस्टस फॉर हिज थिएटर, है ना, लेबोरेटरी इन पोल पोलैंड इन 1963। कुल मिला के 9 पोलैंड में भी इसका परफॉर्म किया गया था डॉक्टर फॉस्टस को। द प्लॉट वाज रिप्रोड्यूस्ड एट अ सिंगल सीन in which Faustus on his deathbed is arguing with his students. He also presented double Mephistopheles replacing good and evil angels। तो ये सारी बातें बाद में प्रस्तुत होती है, 20th सेंचुरी में भी थिएटर में इसको प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, और ये ध्यान रखना है। कुछ कोट्स हैं डॉक्टर फॉस्टर्स के, देख लीजिए। द रिवार्ड ऑफ सिन इज डेथ, दैट इज हार्ड, ये देखिए, द रिवार्ड ऑफ सिन यानी पाप किया है, उसका रिवार्ड क्या है, डेथ, है ना, उसका डेथ होगी। दैट इज हार्ड इफ वी से दैट वी हैव नो सिन, है ना, तो ये कोड आपको ध्यान रखना है। Was this the face that launched 1,000 ships? Was this the face that launched 1,000 ships? ये कोड भी इसी का है। कम हेलन कम, मेक मी इमोर्टल विद द कीज, ठीक है, तो ये भी कोड इसी का है। हीरो एंड लिंडर,
ठीक है। ये एक ये यहाँ बीच में कैसे है, ठीक है। ये इनका एक वर्क है, हीरो एंड लिंडर, 1593 में पब्लिश हुआ है क्रिस्टोफर मार्लो का। ये इट इज एन इपिक पोयम है, मार्लो की इपिक पोयम, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीरो एंड लिंडर। ठीक है, ये इपिक पोयम है, हीरो एंड लिंडर, इपिक यानी महाकाव्य है। एडवर्ड सेकंड इन्होंने लिखा है 1594 में, ध्यान रखना, ये पूरा टाइटल है इसका। उसके बाद में अगले राइटर है रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, आपको नोट्स में दे दिया है, सारे राइटर्स को मैंने दिया है, जितना समय निकाल के आप लोग पढ़े, बहुत बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, और कुछ चीजें एक्स्ट्रा कुछ एडिट करी है मैंने, आप लोग जरूर ध्यान दें। रॉबर्ट ग्रीन है, ब्रीफली इनको देख लेते हैं। 1558 में इनका जन्म हुआ है, 1592 में इनकी डेथ हुई है। ही वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी वीड्स, ही वाज वेरी फेमस फॉर पैम्पलेट्स एज इनके कुछ पैम्पलेट्स इन्होंने लिखे हैं। पैम्पलेट्स आप देख सकते हैं, आज भी क्या है पैम्पलेट, हम लोग आज भी कुछ पोस्टर टाइप में आपने देखा होगा पैम्पलेट निकाले जाते हैं। तो ग्रीन्स, ये ग्रोड्स वर्थ ऑफ वीट bought with a million of repentance. All these pamphlets were believed to be an attack on Shakespeare. तो विलियम शेक्सपियर के ऊपर इन्होंने एक तरीके से अटैक किया है। He did his BA from Cambridge and MA from Oxford University, दोनों से बीए इन्होंने कैम्ब्रिज से पढ़ाई करी और ऑक्सफोर्ड से एमए की पढ़ाई करी है। He published many genres as plays, romances and autobiographies, ये सब इन्होंने पब्लिश किया है रॉबर्ट ग्रीन ने। Green's literary career began with publication of Mammalia, A Mirror or Looking। ये देखिए, ये वर्क है इनका, ग्लास फॉर द लेडीज ऑफ इंग्लैंड और डेडिकेटेड टू लॉर्ड डार्सी ऑफ द नॉर्थ। ये कुछ वर्क है, एक दो वर्क आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको आ जाता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। Green's romances were written in a highly wrought style, which reached its highest level in Pendesto and Menaphone। ये भी इनका वर्क है, ठीक है। Menaphone is dedicated to Lady Hales, wife of the late deceased Sir James Hales। तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये कुछ इनके वर्क इतने याद रख लेना आप लोग, सारी चीजें इसमें रॉबर्ट ग्रीन में इतना ये, ठीक है, ध्यान रखना। द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स फोर्थ, देखिए एल्फोंसस, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगी, ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, और ठीक है, ये इनके महत्वपूर्ण वर्क हैं, ये आपको ध्यान रखना, ये रिपीट हो रहा है। ग्लास लुकिंग फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद थॉमस लॉज के साथ में मिला के इन्होंने लिखा, ये सारे वर्क हैं ग्रीन के। द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ Alphonsus, king of Aragon, was also written by Green, ठीक है। A Maiden's Dream, ये जरूर एक बार पढ़ लेना, A Maiden's Dream dedicated to Lady Elizabeth Hatton, wife of Sir William Hatton। Plays by Green, कौन कौन से plays हैं? Friar Bacon and Friar Bungay, The History of Orlando Furioso, A Looking Glass for London and England, ठीक है। तो ये इनके वर्क हैं। द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स द फोर्थ, द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ एल्फोंसस किंग ऑफ एरेगन, ग्रॉट्स ग्रॉट्स वर्थ वाज प्रिंटेड बाय थॉमस ग्रीन इन 1596। तो इतने ये वर्क है, ये मेन वर्क आपको ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट रहेगा जॉर्ज पिल, ठीक है। तो आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी। इसमें कुछ वर्क देख ले जॉर्ज पिल के, तो ये भी इंग्लिश ट्रांसलेटर, पोएट, ड्रामाटिस्ट रहे हैं, है ना। और इनकी देखिए, ही इज मोस्ट फेमस फॉर हिज कोलैबोरेटिव राइटिंग विद शेक्सपियर ऑन द प्ले टाइटस एंड्रो, ये देखिए एंड्रोनिकस, ये प्ले है, लिखा है विलियम शेक्सपियर के साथ मिलकर। जॉर्ज पिल ने, बड़ा राइटर है। पिल डाइड ऑफ पॉक्स के कारण की डेथ हो गई थी। प्लेस ऑफ जॉर्ज पिल कौन कौन से हैं? द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, ठीक है। और यहाँ देखिए, प्रेजेंटेड बाय द चिल्ड्रन ऑफ द चैपल रॉयल बिफोर क्वीन एलिजाबेथ के सामने इसको भी प्रस्तुत किया गया था। चैपल ऑफ, देखिए, चिल्ड्रन ऑफ द चैपल रॉयल, यानी ये परफॉर्मर है, ग्रुप है। द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। एडवर्ड फर्स्ट 1593, फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, ये ध्यान रखना।
एडवर्ड सेकंड क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखा है, आपको ध्यान रखना है। द बैटल ऑफ एल्काइजर, ठीक है। द ओल्ड वाइल्ड टेल, ये ध्यान रखना है। द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बेथसेब, ठीक है, ये भी एक वर्क है। ठीक है, तो ये थॉमस लॉज है। इसके बाद में स्टूडेंट देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जैसे विलियम शेक्सपियर है, उसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। ठीक है, इनकी जो एजुकेशन हुआ है थॉमस लॉज का, ये देखिए लॉर्ड मेयर रहे हैं स्टूडेंट, बड़े तरीके से पॉलिटिक्स में भी हैं। एजुकेटेड एट मर्चेंट टेलर्स स्कूल एंड ट्रिनिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। ही रोट डिफेंस ऑफ प्लेस, ये देखिए, डिफेंस ऑफ प्लेस इन रिप्लाई टू स्टीफन गैसोन्स स्कूल ऑफ एब्यूज, देखिए, ठीक है, स्टीफन गोसोन्स स्कूल ऑफ एब्यूज के बदले में इन्होंने डिफेंस ऑफ प्लेस लिखा है। लॉजिस यंग जुवेनल ऑफ ग्रीन्स ग्रोथ ऑफ वर्थ ऑफ वीट, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। एक ये भी है, अ मार्गरेट ऑफ अमेरिका, मार्गरेट ऑफ अमेरिका। ये कुछ वर्क है, इसको ध्यान रख लेना। एक एक दो दो बार आप पढ़ लेंगे, महत्वपूर्ण चीजें निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ इनके वर्क हैं, जैसे अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन इन इंग्लैंड, ठीक है। ये देखिए, ये अभी हमने देखा था उसके पहले ही, है ना, ये किसके साथ में, रॉबर्ट ग्रीन के समय भी देखा। तो ये कुछ ऐसे वर्क हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर, प्रोज रोमांस एंड पोएटिक वर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, रोजालिंड और यूफियस और गोल्डन लिगेसी, दिस इज द सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स एज यू लाइक, ये बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है। विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट, ये प्ले है विलियम शेक्सपियर का, एज यू लाइक इट, इसका सोर्स क्या है, ये वाला वर्क है ना, रोजेलिन और यूफियस गोल्डन लिगेसी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप एन अलार्म अगेंस्ट, ठीक है, बाकी आप थॉमस नेश के बारे में नोट्स में पढ़ लेना। और आज के लिए इतना काफी है। आई एम लिविंग द क्लास, थैंक यू वेरी मच।